नमस्कार। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी उसको नैतिकता के आधार पर दिया गया त्यागपत्र बताकर प्रचारित कर रही है। ठीक है, एक पार्टी के नाते उसको यह अधिकार है कि वो नैतिकता के आधार पर दिया गया इस्तीफा करार दे इस घटनाक्रम को। प्रधान साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यह त्यागपत्र विवशताओं के गर्भ से उपजा है, मजबूरियों से जन्मा है ये इस्तीफा। ये नैतिकता के आधार पर दिया गया त्यागपत्र हो सकता था अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान को इस बात के लिए राजी कर लिया होता कि अब आप इस्तीफा दे दो। संसद मार्च नहीं हुआ होता, नौजवानों का वांगचुक का धरना नहीं हुआ होता, देश भर में विषय प्रचारित नहीं हुआ होता, देश के तमाम हिस्सों में तनाव नहीं पसरा होता और इस्तीफा हो जाता तो वो प्रधान की जीत होती, भारतीय जनता पार्टी की जीत होती, प्रधानमंत्री की जीत होती। फिर नैतिकता के एक ऊंचे आसन पर विराजमान होती भारतीय जनता पार्टी। वो देश भर में ये प्रचार कर सकती थी कि नौजवानों ने जरा सी मुनादी की और हमने नौजवानों की इच्छा का सम्मान किया। फिर जेनजी जो पीढ़ी है हमारी, उसके मन में भाजपा एक बालिस्त ऊंचे स्थान पर जाकर विराजित हो जाती। जैन जी को लगता कि हमारी बात को कितनी गंभीरता से लिया प्रधानमंत्री ने, भाजपा ने, उसके मंत्री ने। हमने जरा सा प्रोटेस्ट किया और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और तब शायद विपक्षी दल भी स्तब्ध रह जाते, कांग्रेस सन्नाटे में चली जाती, राहुल गांधी सन्नाटे में चले जाते, अखिलेश यादव ऊहापोह में फंस जाते। सब सोचते कि ये क्या हो गया बीजेपी को। हमने तो ये सोच के रणनीति बनाई थी कि बीजेपी इस्तीफा नहीं कराएगी तो थोड़ा लंबा खींचेगा, बीजेपी की थू होगी, बदनामी होगी। ये बीजेपी वालों ने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा अगर 15 दिन पहले जाग जाती तो तस्वीर दूसरी होती। देश भर में भाजपा कम से कम 5% अतिरिक्त वोट अपने वोट बैंक में जोड़ती, अपने जनाधार में ऐड करती। ये जान लीजिए, अगर 15 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान से विनम्रता पूर्वक त्यागपत्र करा देती। नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र क्या होता है पता है आपको? नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र उसको कहते हैं कि जब आपके अधिकार क्षेत्र वाले विषय में कोई विसंगति, कोई असंगति, कोई दुर्घटना, कोई घोटाला, कोई अनियमितता हो जाए और आपका कोई इस्तीफा नहीं मांगे, फिर भी आप खुद आगे बढ़ के अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए पद त्याग कर दें, जैसा लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, जैसा नीतीश कुमार ने किया था, जैसा माधवराव सिंधिया ने किया था। उनके रेल मंत्रित्व काल में हुई रेल दुर्घटनाओं में उनका किसी ने इस्तीफा मांगने के लिए किसी पार्टी ने, किसी संस्था ने देश भर में आंदोलन नहीं चलाया था और उनके प्रधानमंत्रियों ने भी नहीं उनसे कहा था कि इस्तीफा दो, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया। तब होता है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। जब हजारों लाखों लोग आपको कुर्सी से उतारने के लिए सड़कों पर उतर आए, तब दिया गया इस्तीफा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं, उसको बोलते हैं विवशता के आधार पर दिया गया इस्तीफा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का यह त्यागपत्र विवशता के आधार पर दिया गया त्यागपत्र है। त्यागपत्र नहीं देते तो क्या करते? प्रधान को बचाते तो सरकार संकट में डूब जाती।
इसे प्रधान को जाना ही था। पूरी नाव डूब जाए इससे अच्छा एक आदमी को उतार दो। यही चाणक्य नीति है, यही राजनीति है, और वही बीजेपी ने किया। फिर इसमें नैतिकता का पुट देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कॉकरोच पार्टी के अनशन से पहले होना चाहिए था, या अनशन के 2-4 दिन के भीतर भी होता तो भी वो मान लेते कि चलो ये भी नैतिकता है कि भाई बात सुनी तुरंत। जैसे ही बात शुरू हुई, विरोध शुरू हुआ, हमने इस्तीफा दे दिया। जब इतनी घसीटा घसाटी हो गई, गोली चल गई, लाठी चल गई, आंसू गैस चल गई, पैलेट गन चल गई, बिहार में तो AK-47 लेकर छात्रों पर पुलिस वाले दौड़ पड़े, बवाल मचा पड़ा है कि छात्रों के ऊपर AK-47 से, जिससे घातक हथियार से हम गोली चलाएगी। तब इस्तीफा दिया तो क्या दिया। इसीलिए मैं कल से इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने में बहुत देर कर दी। उसने तमाम अवसरों को गंवा दिया, उसने तमाम उन चीजों को गंवा दिया जो वो हासिल कर सकती थी। सोचिए, अगर जंतर मंतर पर अनशन के दूसरे ही तीसरे दिन प्रधानमंत्री का वीडियो आ जाता और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते, तो इस देश का नौजवान पूरे राष्ट्र, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक झूम झूम के भाजपा की प्रशंसा करता और कहता कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं। उन्होंने बच्चों की बात को सुना और सिर माथे रखा, जय जय हो जाती, जय हो का नारा गूंजता। फिर ये नारा नहीं, फिर ये नहीं, जंतर मंतर पर ये भाव नहीं होता कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और ये भी गाना नहीं बजता सुबह हो गई मामू। फिर केवल जय हो होता। लेकिन दुर्भाग्य कि भाजपा का दुर्भाग्य कि उसने ये अवसर गंवा दिया। इतिहास में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, और जो राजनेता और या जो राजनीतिक दल ऐसे अवसरों को गंवा देते हैं, वो बाद में उसकी कीमत भी चुकाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी गए और जेनजी की नाराजगी भी हो गई, दो नुकसान एक साथ। जेनजी मान रहा है कि ये इस्तीफा बहुत दबाव में हुआ है, दबाव कम होता तो इस्तीफा नहीं होता। अब ये इस्तीफा जेनजी भाजपा की उदारता के रूप में नहीं ले रहा है, वो अपनी शक्ति के प्रदर्शन के विजय के रूप में ले रहा है। कॉकरोच पार्टी कह रही है कि हम शक्ति संपन्न थे इसलिए इस्तीफा देना पड़ा प्रधान को। ये जब किसी की जय विजय होती है तो किसी की पराजय भी होती है, बिना पराजय के विजय जन्मती ही नहीं। और कॉकरोच पार्टी ने कहा है कि ये हमारे छात्रों की जीत है, हमारी संगठन की जीत है। तो अगर कॉकरोच पार्टी की जीत है तो फिर किसी की पराजय है। किसकी पराजय है ये स्वयं सिद्ध है। फिर भाजपा ने ये पराजय अपने पास खुद बुलाई है, आमंत्रण देकर। भाजपा चाहती तो इस पराजय को जय में बदल सकती थी, विजय में बदल सकती थी, जय घोष में बदल सकती थी। सिर्फ उसको 15 दिन 10 दिन पहले चेत जाना था। जो बाद में किया 3 दिन के भीतर, वो 10 दिन 15 दिन पहले कर लेती, 2 हफ्ते पहले, तो भाजपा संपूर्ण विपक्ष को स्तब्ध कर देती, संपूर्ण विपक्ष गश खा जाता। लेकिन उसने वो अवसर, स्वर्णिम अवसर गंवा दिया। जैन जी के दिल की कुंडी खटखटाने का एक मौका बीजेपी को मिला था, उसने वो गंवा दिया। अब देखना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का जिन दबावपूर्ण परिस्थितियों में इस्तीफा हुआ, इसका राजनीतिक रूपांतरण देश में कैसे होता है।
भाजपा को इससे कितना नुकसान होता है, कैसे नुकसान होता है, जेएनजी की नाराजगी से या विपक्षी दलों को इसका क्या लाभ मिलता है, कैसे मिलता है, ये देखना होगा। 5 राज्यों में चुनाव है, मुझे लगता है उन 5 राज्यों के चुनाव में इस जेएनजी के आंदोलन की भी छाया और छाप दोनों दिखेगी। वहां से हम ये समझ पाएंगे कि बीजेपी को इससे कितना नुकसान हुआ और विपक्षी दलों को इससे कितना और कहां तक लाभ हुआ। धन्यवाद।